आपकी स्क्रीन पर मेरे अलावा जो चेहरा दिख रहा है इसे कायदे से निहार लीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आदमी आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त साबित हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चुनाव आयोग के ही बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वैसे चिंता की बात यह भी है कि जिन अधिकारियों ने पहले पूर्व में चुनाव आयोग का जिम्मा संभाल रखा है, अब वो खुलेआम बोलने से डर रहे हैं। नाम न छपने की शर्त पर वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोल रहे हैं। पिछले दिनों ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब बड़ी बड़ी बातें कही, बिना नाम लिए राहुल गांधी को धमकाया, तमाम सवालों से दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। मगर जिन सवालों के जवाब दिए उसमें भी ढेर सारा झूठ अब पकड़ा जा रहा है। और अब एक बार फिर से चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारियों ने ज्ञानेश कुमार के 3 झूठ पकड़े। यानी या तो सीधे सीधे इन्होंने झूठ बोला या फिर आधी अधूरी बात बताई, टोपी पहनाने का काम किया इस व्यक्ति ने। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी दाएं बाएं करने वाला काम किया है। क्या है वो 3 मामले SIR को लेकर एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। उधर राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर महाराष्ट्र में एक और समर्थक मिल गया है। जो अब तक गुजराती जोड़ी के करीब थे वो अब राहुल के मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम गुजरात की 2 बड़ी खबरों पर बात करेंगे, जिनमें से एक का खुलासा BBC ने RTI रिपोर्ट के जरिए किया है और खुलासे के बाद भाजपा नेता गूंगे बहरे बन गए हैं। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे उनके प्रचार में करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है, मगर आपके बच्चों की शिक्षा को तबाह किया जा रहा है। और खुद सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि गुजरात की सरकार कर क्या रहे हो तुम। अच्छा, आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग समाज में टकरा जाते हैं जो कहते हैं कि अब तो कहीं भेदभाव नहीं होता है जाति के आधार पर, अब तो सब बराबर हो गया है, अब आरक्षण बंद कर देना चाहिए। मगर राजस्थान के पंडित जी यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यकाल में SC ST OBC अधिकारियों के साथ जो हुआ है वो ऐसे लोगों के गाल पर जबरदस्त तमाचा है और दिखाता है कि भाजपा सत्ता किन लोगों के लिए और किन लोगों के खिलाफ काम कर रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये वो मामले हैं जो गोदी मीडिया आपको इस जन्म में तो नहीं दिखा सकता। गलती से दिखा दिया तो दूसरे दिन झटक के बाहर कर दिया जाएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले देश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पर बात कर लेते हैं। बिना सोचे समझे आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, बिना इतिहास को देखे और वर्तमान को एनालिसिस किए आरक्षण मिटाने का नारा लगाने वाले लोग अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अब तो कोई भेदभाव होता नहीं है, सब बराबर हो गए, न छुआछूत है न ऊंच नीच है, फिर आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। इसका जवाब राजस्थान के पंडित जी यानी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री की सरकार ने दे दिया है। द मूक नायक की एक खबर बता रही है कि राजस्थान काडर में IAS की चयन प्रक्रिया को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता वाली एक समिति ने जानबूझकर SC ST और OBC के 14 योग्य अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया और सवर्ण समुदाय के सभी 4 अधिकारियों का चयन कर लिया। ये मामला गैर राज्य सिविल सेवा कोटे के तहत चयन से संबंधित है, जहां राज्य द्वारा सिविल सेवाओं के अधिकारियों को IAS के लिए प्रमोट किया जाता है। अब यदि हम इन आरोपों को मद्देनजर रखें तो आप दर्शक बताइए कि जब 14 SC ST और OBC अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया, उनकी अनदेखी की गई, उन्हें छांट दिया गया, तो किस आधार पर यह सब कुछ किया गया और सभी 4 सवर्ण समुदाय के अधिकारी चयनित हो गए। आखिर क्या कारण रहा होगा? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, आखिर क्या कारण रहा होगा कि यह सब कुछ सामने आया और सरेआम संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कथित रूप से किया गया। आदिवासी सेना के संस्थापक हंसराज मीणा ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए बताया कि इस चयन प्रक्रिया के लिए कुल 18 अधिकारियों ने इंटरव्यू दिया था। इनमें से 14 अधिकारी SC ST OBC वर्ग से थे और केवल 4 अधिकारी सवर्ण समुदाय से थे। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि चारों सवर्ण जातियों के अधिकारी प्रमोट कर दिए गए और 14 SC ST OBC में से एक भी IAS बनने लायक नहीं मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा। लोग इन्हें पर्ची वाला मुख्यमंत्री भी कहते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और फिर राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पकड़ाई पर्ची और जैसे ही खुली पर्ची निकले भजन शर्मा। और भजन लाल शर्मा के राज्य में 4 सवर्ण अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया, जिनका नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंधानी और नरेश कुमार गोयल। अब आलोचना करने वाले ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी शर्मा और जिन 4 अधिकारियों को प्रमोशन मिला उनमें से भी 2 शर्मा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये अमृत काल है और बड़े बड़े अमृत काल में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। पहले आप लोग अपना वोटिंग राइट बचा लीजिए ताकि नागरिक बने रहें, क्योंकि नागरिक रहेंगे तभी तो सवाल करेंगे कि 14 आरक्षित समुदाय के लोगों में कोई काबिल नहीं मिला प्रमोशन के लिए और 4 के चारों सवर्ण इकट्ठे काबिल निकल गए। तो पहले सवाल करने वाला राइट बचाइए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बता रही है कि अब चुनाव आयोग सरेआम झूठ बोलने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है।
वैसे झूठ तो ये लोग कई साल से बोल रहे हैं। इसके पहले राजीव कुमार थे, बड़ी बेशर्मी से सड़क छाप शायरी सुनाया करते थे, कहते थे कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वैसे पिछले कई दिनों से लोग इनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है राजीव कुमार, कहाँ है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि विदेश में भाग गए, सेटल हो गए, भारत छोड़कर निकल गए, मगर इसके बाद भी कोई खबर नहीं आई। आपको पता चली हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बड़ी याद आ रही है उनकी, क्योंकि सवालों के जवाब तो वो भी नहीं देते थे, मगर टालने का जो काम अभी वाले गुस्से में कर रहे हैं, हड़का के कर रहे हैं, राजीव कुमार घटिया शायरी सुना के करते थे। कम से कम माहौल को थोड़ा सा लाइट रखा करते थे, डराते धमकाते नहीं थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। इसने चुनाव आयोग के तीन दावों को एक साथ धराशायी करने का काम किया है। आपको याद होगा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे आप एकमात्र भी कह सकते हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ गई ज्ञानेश कुमार, तो कहने लगे कि साल 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, तब भी सफल हुआ था, इस बार भी सफल हो रहा है। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्ञानेश कुमार ने आधी बात ही बताई और टोपी पहनाकर भाग गए। यदि भागे न होते तो 2002 की पूरी कहानी बताते। आप इंडियन एक्सप्रेस की इस चार्ट को देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि साल 2000 में कौन सा काम कितने समय में हुआ, और साल 2002 और 3 के बीच जब ये गहन पुनरीक्षण किया गया था, तो उस दौरान जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने बिल्कुल अलग कहानी बताई है। उनके अनुसार 2002 और 2003 में 7 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब को यही प्रक्रिया पूरी करने में 8 महीने का समय दिया गया था। कितना? 8 महीना। और इस बार खाली 3 महीने का समय, यानी दोगुने से भी ज्यादा वक्त उस बार लगा था। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, जब 2002-3 में बिहार में ये काम हुआ था तब वहां चुनाव होने वाले नहीं थे, यानी चुनाव से बहुत पहले यह कार्यक्रम हो गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने के कार्यक्रम में तब भी 31 दिन ही लगे थे, और इस बार भी 31 दिन का समय बताया गया। और इसी को आधार बताते हुए ज्ञानेश कुमार आधी अधूरी बात बोल के निकल गए, जबकि ये नहीं बताया कि 2002 वाले पूरे कार्यक्रम में 8 महीने का समय लगा था, पूरे कार्यक्रम में। अभी एसआईआर जो हो रहा है इसके लिए पूरा समय 97 दिनों का है, और उस वक्त जो हुआ था उसमें 243 दिन लगे थे। 74 दिन केवल पुरानी वोटर लिस्ट जो थी उसके आधार पर नई सूची को तैयार करने में लगा, जिनको गणना करना था उनको ट्रेनिंग देने में लगा, सारा सिस्टम तैयार किया गया। इसके बाद 31 दिन घर घर जाकर सत्यापन हुआ, जिसे गणना चरण कहा गया। इसके बाद 60 दिन तक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई, फिर 15 दिन दावों और आपत्तियों में लगे, और इसके बाद 61 दिन तक इन दावों के निपटान में और अन्य कार्यों में लगे। यानी जिस 2002 और 2003 के पुनरीक्षण का बहाना लेकर ज्ञानेश कुमार अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, उस बार 243 दिन लगा था, और इस बार मात्र 97 दिनों में ये सब कुछ कर देना चाहते हैं। आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस के इस टेबल को कायदे से निहार लीजिए, क्योंकि यही टाइमलाइन झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब सबके लिए अपनाया गया था, केवल बिहार के लिए ही नहीं। यहीं पर आपको याद दिला दें कि जिन राज्यों में उस वक्त चुनाव नजदीक थे उन राज्यों में पुनरीक्षण करवाया ही नहीं गया, टाल दिया गया, क्योंकि चुनाव में बाधा होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, जिस राज्य में चुनाव है उसी राज्य में केवल करवाया जा रहा है, बाकी जगह पर नहीं। अब इसी से आप मंशा समझ लीजिए। और सुनिए, ये तो एक खुलासा है समय सारणी को लेकर, दूसरा वाला और भी महत्वपूर्ण है, और वो है नागरिकता के प्रमाण को लेकर। अभी चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि साल 2003 की लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनको नागरिक माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक बार संशोधन किया जा चुका है और अब तक लिस्ट में बने हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वो पात्र हैं। यानी अभी चुनाव आयोग 2002-3 की प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम जुड़ा था उनको पात्र मान रहा है। उसके बाद जो लोग जुड़े उनके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थमा दी गई। मगर 2002-3 में जो हुआ था उस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। उस बार जिनका नाम पहले से शामिल था, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था, उनमें से किसी से भी कोई कागज नहीं मांगा गया। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि अपना कार्ड दिखाइए, और ईपीआईसी नंबर को मिलाया गया। उनके पतों की जांच हुई, यानी जहां वो रहते हैं उसका मिलान किया गया, और इसी आधार पर सुधार किया गया। तब ये नहीं कहा गया कि 20 साल पहले जो वोटर लिस्ट बनी थी उसको आधार बनाया जाएगा। नहीं, सबके पास जो प्रमाण पत्र था, वोटर लिस्ट था, उसी को केवल जांचा गया। साथ ही साथ किसी भी मतदाता से नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया। यानी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने अपने सर पर लिया था, मतदाताओं के मत्थे कुछ भी नहीं मढ़ा गया। वही बात जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकीलों ने रखा कि अगर किसी की नागरिकता पर आपको संदेह है भी तो चुनाव आयोग ये साबित करे, वो कागजात दिखाए कि संदेह क्यों है। नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता नागरिकता साबित करने के लिए, और चुनाव आयोग के पास तो इसका अधिकार भी नहीं है।
ये काम तो होम मिनिस्ट्री का है। इंडियन एक्सप्रेस से ये सारी बातें चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारियों ने बताया, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम 2002-03 में करवाया था। आसान भाषा में कहें तो साल 2002-03 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड पहले से था, उनमें से किसी से कोई कागज नहीं मांगा गया। चुनाव आयोग के लोग घर घर पहुंचे, उनका ईपीआईसी नंबर मिलाया, उनके निवास स्थान की पुष्टि की और अपनी जिम्मेदारी पर सारा काम किया। जबकि इस बार चुनाव आयोग ने 2002 या 3 के बाद जुड़े हुए लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए कह दिया और मतदाताओं पर बोझ डाल दिया। हाँ, 2002-03 में जो हुआ था, उसमें जो लोग पहली बार नाम जुड़वाना चाहते थे, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देना था। वो भी सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, ये बाध्यता नहीं थी। यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मांग सकता था। उसको ये देखना था कि कोई विदेशी वोटर न बन जाए, मगर अब तो सबसे मांग लिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2002-03 में गहन संशोधन में वोटर आईडी कार्ड या ईपीआईसी ही सत्यापन का आधार था। ये तीसरा मामला है। 2002-03 में गहन संशोधन में वोटर आईडी कार्ड या ईपीआईसी ही सत्यापन का आधार था। जैसे इस बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और कह दिया कि वोटर आईडी कार्ड को हम मान नहीं सकते, क्योंकि वही तो नया बनाना है, यानी नई वोटर लिस्ट तैयार करनी है। जबकि साल 2002-03 में जो हुआ था, उसमें वोटर आईडी कार्ड ही आधार था। यानी जिस साल 2002-03 के पुनरीक्षण के पीछे छुपने की कोशिश चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, उसी 2002-03 को वो कहीं से भी फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ठीक उसके उल्टे चल रहा है। यानी पहला तो ये कि उस बार कम से कम 8 महीने का समय लगा था, जिन राज्यों में चुनाव था वहां नहीं करवाया गया। दूसरा ये कि जनता पर नागरिकता का बोझ नहीं डाला गया। और तीसरा ये कि उस बार पुराना वोटर आईडी कार्ड ही आधार था। समझने वाली बात यह है कि ये सारी बातें चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, जिन लोगों ने साल 2002-03 का गहन पुनरीक्षण करवाया था। अब जरा सोचिए कि भारत का चुनाव आयोग ये सब कुछ किसके इशारे पर कर रहा है? इतना सारा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आधी अधूरी जानकारी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि आप ईमानदार हैं, सब कुछ साफ सुथरा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साल 2002-03 में भी ये कार्यक्रम हुआ था। अगर उस समय गलत था तो तभी विवाद होना चाहिए था। उस वक्त भी तो केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, तब तो किसी ने इस कार्यक्रम पर विवाद नहीं किया, सवाल नहीं उठाए, वोट चोरी का आरोप नहीं लगा और न ही चुनाव आयोग के मुखिया को झूठ बोलने की जरूरत पड़ी, न ही चेहरा छुपाने की जरूरत पड़ी, न किसी को डराने धमकाने की जरूरत पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने समाजवादी पार्टी और किसी भी अन्य पार्टी द्वारा हलफनामा नहीं देने वाला झूठ भी बोल दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा पावती पत्र जारी किया और पूछा कि चुनाव आयोग बताए कि ये पावती पत्र फर्जी है क्या? उत्तर प्रदेश के ही 3 जिलाधिकारियों ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी और कह दिया कि 18,000 में से 15 की जांच हो गई है। अब सवाल यह है कि यदि हलफनामा मिला ही नहीं था तो तुमने किस बात की जांच की? किसकी जांच की? यानी भाजपा सरकार के अधिकारियों ने ही भाजपा के इशारे पर काम करने वाले केंचुआ की पोल खोल दी और आए दिन यह आरोप बड़ा होता जा रहा है, सिद्ध होता जा रहा है कि चुनाव आयोग मोदी शाह की मुट्ठी में है और उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा है। यदि ये जनता और लोकतंत्र के हित में काम कर रहा होता तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सवाल करने वालों को डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती और मुद्दों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आंकड़ों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे बड़ी बात, बार बार बेशर्मी से छुपने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उधर वोट चोरी के मामले पर महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने भी कह दिया है कि 2014 से ही देश में वोटों में गड़बड़ी हो रही है और गड़बड़ी से ही सरकारें बन रही है। राज ठाकरे का कहना है कि साल 2016 से ही वो वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर मुद्दा उठाते रहे, लेकिन तब विपक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया। ठाकरे ने कहा कि उसी समय मैंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, लेकिन विपक्ष ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसी वक्त मैंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दिया था ताकि इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, मगर सब पीछे हट गए। वैसे ये बात समझने वाली है। मैं खुद पिछले कई साल से लगातार इन मुद्दों को उठा रहा हूं, लगातार चिल्ला रहा हूं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बहरहाल देर आए दुरुस्ती से आ जाए तो अच्छी बात है, मगर चिंता की बात अभी भी है कि जैसा प्रयास होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। आइए अब गुजरात की 2 विश्वगुरु टाइप खबरों को एक साथ मिलाकर देख लीजिए। गुजरात में सहायक संविदा प्रोफेसर को केवल 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर किया है। कहा है कि सहायक प्रोफेसर के वेतन को उनके कार्यों के आधार पर युक्ति संगत बनाइए। अब आप जरा कल्पना करिए, प्रोफेसर बनने के लिए एक व्यक्ति कितने वर्षों तक पढ़ाई करता है? लगभग 40-45% की उम्र निकल जाती है। इसके बाद भी अगर उसे महीने का 30,000 रुपया मिले, क्या वो अपना जीवन यापन कर पाएगा? क्या वो अपने परिवार को जिंदा भी रख पाएगा कायदे से? और यदि पढ़ने पढ़ाने से जीवन यापन नहीं हो पाएगा तो वो अन्य रास्तों को अपनाएगा, कोई और काम धंधा भी करेगा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, चाहे भले ही वो कॉलेज के बाहर पढ़ाए, यूनिवर्सिटी के बाहर अलग से ट्यूशन वगैरह करने लग जाए, मगर उसे अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में निश्चित है कि शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उन्हें जो क्वालिटी देनी थी वो नहीं दे पाएंगे। अब आप में से कुछ लोगों को यह लग सकता है
है कि हो सकता है गुजरात सरकार के पास पैसे की कमी हो, तो भूल जाइए, इस मुगालते में मत रहिए। गुजरात सरकार के पास पैसा बहुत है मगर आपके लिए नहीं है। आप ही का है लेकिन आपके बच्चों के लिए नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है, उनकी पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि आपके टैक्स का पैसा नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने के लिए। बीबीसी ने आरटीआई के खुलासे से ये बताया है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम और पीएम बने हुए 23 साल हो गए, तो गुजरात की सरकार ने थैंक यू मोदी जी करने में 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा रुपया फूंक दिया। इस तरह की तस्वीर छापने में अखबारों से लेकर तमाम प्रचार के माध्यमों में गुजरात की सरकार ने लगभग 9 करोड़ रुपए फूंक दिए विज्ञापनों में। इन विज्ञापनों में क्या था आप भी देख सकते हैं। क्या इसमें सरकार की किसी योजना का प्रचार है? नहीं। क्या इससे गुजरात की जनता को कोई लाभ मिलता है? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ महामानव का प्रचार है, चेहरा चमकाने की साजिश है और आपके टैक्स के पैसे से यह सब कुछ किया जा रहा है। इस बारे में जब भाजपा नेताओं से बीबीसी ने संपर्क करने की कोशिश की और उनसे सवाल किया तो सबके मुंह में दही जम गया। ज्यादातर ने कह दिया कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई अता पता नहीं है, और इतना बोलकर फोन काट कर भाग गए। जाहिर सी बात है, जवाब दें तो क्या दें? चेहरा चमका किसी और का, चमकाया किसी और ने, बाकी लोग क्या जवाब देंगे? मुंह छिपाए भाग रहे हैं। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल पर जश्न मनाते हैं, मगर दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब 23 साल पूरा होने पर जश्न मनाते हुए देखा गया है। और बड़ा सवाल यह नहीं है कि 23 साल का जश्न क्यों मनाना है। मनाना है, मनाइए, आपकी इच्छा है, हर रोज मनाइए, मगर अपने पैसे से मनाइए, अपनी पार्टी के पैसे से मनाइए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जेब से पैसा निकाल के दीजिए और तब जश्न मनाइए तो अच्छा लगेगा। पैसे की कमी तो है नहीं आपके पास। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पीएम केयर फंड का पैसा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पार्टी के पास चला गया, लेकिन पीएम केयर फंड वाला तो आप ही के पास है, आप ही के नाम का फंड था। आपने कह दिया कि सरकारी नहीं है, इसका मतलब आपका है, तो आप अपने पैसे से अपना प्रचार करिए भाई। जनता का पैसा काहे बर्बाद कर रहे हैं थैंक यू फलाने जी करने में? शर्म हया कुछ बची है कि नहीं? गुजरात में प्रोफेसर को देने के लिए उनकी मेहनत के लिए भी 30,000 रुपया है आपके पास खाली, उनसे मजदूरी करवा रहे हैं 30,000 रुपए में और राज्य का भविष्य खराब कर रहे हैं। जिस राज्य में आपको टेंट वाला स्कूल बनवाकर फोटो खिंचवाना पड़ता है, वहां इतनी बेशर्मी, 9 करोड़ रुपया लगभग मोदी जी को बधाई देने में उड़ा दिया जाता है। और ये तो वो है जिसका खुलासा हुआ है। सोचिए, इतनी छोटी छोटी चीजों में ये लोग करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं, तो जो दिन रात गोदी मीडिया पर देखा जा रहा है, यहाँ कार्यक्रम, वहाँ कार्यक्रम, ये फलाना, वो ढिमकाना, वहाँ कितने अरब रुपए फूके जाते होंगे। ऐसा लग रहा है वोटिंग का अधिकार छीनकर सारा जुगाड़ यही है कि न लोगों को नागरिक रहने दो, वरना वो सवाल करेंगे, और जब सवाल नहीं होगा तो हम ऐसे ही हर साल जश्न मनाएंगे, अरबों रुपया जनता के टैक्स का पैसा का उड़ाएंगे और मटर गश्ती करते रहेंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।